हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। इस वीडियो में हम लोग मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रस्तुत वीडियो में मैंने मौर्य प्रशासन के विभिन्न घटकों पर आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास किया है तथा इस वीडियो में हम लोग अंत में मौर्य प्रशासन से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन पर विचार किया है। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ईस्वी पूर्व 3री सदी तक मगध को केंद्र में रखकर मौर्यों ने एक विस्तृत और सुदृढ़ साम्राज्य का निर्माण कर लिया था। इस मौर्यों के साम्राज्य की कुछ विशिष्टताएं थी। जैसे पहला कि मौर्यों ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक शासन सूत्र में बांध दिया था। यह साम्राज्य विशेषकर अशोक के काल में पश्चिमोत्तर में हिंदू कुश से लेकर नेपाल, उत्तर प्रदेश होते हुए पूर्व में बंगाल तक विस्तृत था। दक्षिण में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्से भी साम्राज्य में शामिल थे। इन क्षेत्रों में अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। सुदूर पूर्व अर्थात जो पूर्वोत्तर भारत था वह साम्राज्य में शामिल नहीं था। इसके अतिरिक्त जो सुदूर दक्षिणी भाग है वह भी साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। जो दूसरी महत्वपूर्ण विशिष्टता थी कि इस साम्राज्य में भिन्न भिन्न शासन प्रणाली वाले राज्यों का विजय कर साम्राज्य में शामिल किया गया था। इस प्रकार इस साम्राज्य में भिन्न भिन्न प्रकार के राजनीतिक विचार थे। तीसरी महत्वपूर्ण विशिष्टता कि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी साम्राज्य में काफी विविधता थी। अर्थात इस साम्राज्य में वैदिक धर्म के अनुयायियों के साथ साथ जैन और बौद्ध जैसे जो धर्मों के अनुयायी थे और इसके अतिरिक्त जो अतिवादी धार्मिक संप्रदाय थे उनके अनुयायियों की संख्या भी काफी अधिक थी। ऐसी स्थिति में सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण से भी साम्राज्य में काफी विविधता थी। इस प्रकार राजनीतिक प्रणालियों तथा सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विविधतापूर्ण इस साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने के लिए मौर्यों ने सैन्य दृष्टिकोण से समर्थ अत्यधिक केंद्रीयकृत एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया था। अच्छा, चाहे इसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि काफी समय से जो शासन पद्धतियां और संस्थाएं विकसित हो रही थी, मौर्य प्रशासन ने उन्हें एक ठोस रूप दिया। अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के विवरण और जो अशोक के अभिलेखों में जो बातें उल्लिखित है उसके आधार पर मौर्य प्रशासन का एक खाका हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। इस मैप के आधार पर आप मौर्य साम्राज्य की विशालता का अनुमान लगा सकते हैं। इसमें अशोक के अभिलेखों के प्राप्ति स्थल के आधार पर मौर्यों के साम्राज्य का सीमा निर्धारण किया गया है। तो यह स्पष्ट करता है कि लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप जो था उसमें मौर्यों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। आगे बढ़ें। अब सबसे पहले जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका जो प्रमुख घटक था वह राजा था। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि मौर्य प्रशासन एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें राजा महत्वपूर्ण घटक था। अर्थशास्त्र में सारी भूमि, जल एवं संसाधनों को राजा की मिल्कियत बताया गया है।
अर्थात इसका स्वामी राजा था, युद्ध में वह प्रधान सेनापति था और अंतिम न्यायकर्ता भी था। तो जो मौर्य काल में राजत्व सिद्धांत जो विकसित हुआ, तो इस राजत्व की कुछ विशिष्टताएं थी। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। जैसे पहला कि कौटिल्य ने सप्तांग राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राजा को ही सर्वप्रमुख माना है। जो प्राचीन राजनीतिक ग्रंथ हैं उनमें राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। तो कौटिल्य जो है इस सप्तांग राज्य व्यवस्था के जो 7 अंग हैं राज्य के, तो इसमें राजा को सर्वप्रमुख माना है। ये जो 7 अंग हैं राज्य के, उसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये 7 अंग बताए गए हैं राज्य के। और कौटिल्य इनमें से राजा को सर्वप्रमुख मानता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के प्रतिकूल कौटिल्य ने राजा को धर्म, व्यवहार, चरित्र सबसे ऊपर माना है। अर्थात इसके पहले जो राजनीतिक विचार थे उसमें राजा को धर्म, व्यवहार, चरित्र के अधीन बताया गया था, जबकि कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में राजा को धर्म, व्यवहार, चरित्र सबसे ऊपर माना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि राजा जो था वह धर्म एवं प्राचीन परंपराओं का रक्षक होने के साथ साथ इनका प्रतिपादक भी था। तो मौर्यों के राजत्व की यह दूसरी प्रमुख विशिष्टता है। आगे बढ़ते हैं। अशोक के काल में राजतंत्र की शक्ति और बढ़ी और राजत्व जो सिद्धांत था, मौर्यों का राजत्व सिद्धांत था, उसमें कुछ नवीन तत्वों का समावेश हुआ। जैसे पृथक धौली अभिलेख में अशोक स्वयं को समूची प्रजा का पिता बताता है। अर्थात राजतंत्र पैतृक निरंकुशतावाद के रूप में प्रकट हुई। तो राजत्व में अशोक के काल में यह एक प्रमुख बदलाव था। दूसरा कि राजनीति में पुरोहितों का स्थान गौण हो गया और धार्मिक समस्याओं पर भी राजा का अधिकार स्थापित हो गया, क्योंकि अशोक ने देवानाम प्रिय उपाधि ग्रहण किया है अपने अभिलेखों में। तीसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव आया अशोक के काल में वह था कि राजा स्वयं को प्रजा का ऋणी मानता है। अर्थात राजा जो है वह प्रजा का ऋणी है, जबकि कौटिल्य के मत में राजा पर किसी का ऋण नहीं होता, राजा किसी का ऋणी नहीं होता। तो अशोक के काल में जो यह परिवर्तन हुआ कि राजा प्रजा का ऋणी है, यह एक नवीन मत था अशोक के काल में, क्योंकि कौटिल्य ने राजा को किसी का ऋणी नहीं माना है, कि राजा पर किसी का ऋण नहीं है कौटिल्य के अनुसार। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि मौर्यों के काल में राजत्व का जो विकास हुआ उसमें राजा की शक्ति अत्यंत बढ़ गई। आगे बढ़ें। अब मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का जो दूसरा महत्वपूर्ण घटक है वह मंत्री परिषद है। यह प्रशासन का दूसरा महत्वपूर्ण घटक था मंत्री परिषद। अर्थशास्त्र में इसके 2 प्रकारों की सत्ता सूचित होती है, अर्थात इसके 2 रूप मिलते हैं। जैसे पहला मंत्रिणः और दूसरा मंत्री परिषद। ऐसा माना जाता है कि मंत्रिणः जो था वह संभवतः तुरंत लिए जाने वाले निर्णयों की देखभाल करती थी यह सभा, और इन दोनों मंत्रिणः और मंत्री परिषद दोनों के सदस्य जो थे वो राजा द्वारा ही चुने जाते थे। ये जो संस्थाएं थी मंत्रिणः और मंत्री परिषद, यह राजनीतिक शक्ति विहीन सलाहकारी संस्थाएं मात्र थी। अर्थात इसके सुझाव को या इसकी सलाह को मानना या न मानना राजा का विवेकाधिकार था। हालांकि राजा की अनुपस्थिति में
इनके जो निर्णय थे वो कभी स्वतंत्र निर्णय भी इनके हो सकते थे, परंतु सामान्यतः राजाज्ञाओं को भली भांति क्रियान्वित करना ही इनके प्रमुख कार्य थे। अशोक के अभिलेखों से भी मंत्री परिषद की पुष्टि होती है। आगे बढ़ें। अब हम लोग केंद्रीय प्रशासन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको पता भी होगा कि अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत 18 प्रमुख विभागों की चर्चा की गई है। इनको तीर्थ कहा गया है अर्थशास्त्र में, और ये जो विभाग या तीर्थ थे वो विभिन्न अधिकारियों के नियंत्रण में होते थे, और इन विभागों का जो प्रमुख अधिकारी या सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसे महामात्र कहा गया है, महामात्र। इसी प्रकार इन विभिन्न विभागों में विभिन्न कार्यों के लिए अध्यक्ष भी हुआ करते थे। तो अर्थशास्त्र से ऐसे 26 प्रकार के अध्यक्षों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह तथ्य महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से देख लें। इसके अतिरिक्त पुरुष, युक्त, उपयुक्त, सदृश, निम्न सहायक अधिकारियों का भी उल्लेख अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। इन विभागों में आर्थिक, सैनिक, धार्मिक, विदेश, सुरक्षा, गुप्तचर जैसे प्रमुख विभाग थे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि योग्य अधिकारियों के चयन हेतु उनकी परीक्षा ली जाती थी। अर्थशास्त्र में एक टर्मिनोलॉजी आती है, उपधा परीक्षण। तो योग्य अधिकारियों के चयन हेतु ली जाने वाली परीक्षा के लिए अर्थशास्त्र में उपधा परीक्षण का प्रयोग किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सैन्य प्रशासन पर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों, यूनानी एवं भारतीय दोनों ही साहित्यिक स्रोतों से इस बात की पुष्टि होती है कि मौर्यों की सेना काफी संगठित एवं बड़े आकार की थी। जैसे प्लिनी और प्लूटार्क ये मौर्यों की जो सेना थी उसकी विशालता पर प्रकाश डालते हैं कि मौर्य सेना जो थी काफी विशाल थी। मेगास्थनीज जो है वह सैन्य प्रशासन का संचालन एक 30 सदस्यीय समिति के माध्यम से बताया है, जो 5-5 सदस्यों वाली 6 उप समितियों में विभक्त थी। इसके अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार, इसमें पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, यातायात और नौसेना इसके महत्वपूर्ण घटक थे, जो उपसमितियों के अधीन थे। उनके नियंत्रण में ये कार्य करते थे। परंतु अर्थशास्त्र सैन्य परिषदों की पुष्टि नहीं करता है। अर्थशास्त्र में ऐसे किसी सैनिक परिषद या उपसमितियों का वर्णन नहीं है। इसमें सिर्फ चतुरंगिनी सेना का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत पैदल, रथ, घुड़सवार एवं हाथी का ही उल्लेख प्राप्त होता है। आगे बढ़ें। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने सेना की चिकित्सा व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के युद्ध कलाओं आदि का भी उल्लेख किया है अर्थशास्त्र में। युद्ध सामग्रियों एवं हथियारों के उत्पादन हेतु एक पृथक विभाग की जानकारी भी अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि सैन्य बल के अंतर्गत कौटिल्य ने चारों वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इसके साथ साथ आठविक जातियों जो जनजातीय क्षेत्र के व्यक्ति थे और भाड़े के सैनिकों, इन सभी को शामिल करने का उल्लेख किया है। अर्थात मौर्यों की सेना में चारों वर्णों के लोग, आठविक जातियां और भाड़े के सैनिक शामिल थे। युद्ध में इस बात का खास ख्याल रखा जाता था कि जनता और फसलों को कम से कम विनाश किया जाए, और इसकी पुष्टि अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज दोनों ने ही किया है। अर्थशास्त्र में एक अन्य महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है चाणक्य मति परिगृहित, अर्थात मौर्यों की चारों वर्णों एवं आठविक जातियों की सम्मिलित सेना को अर्थशास्त्र में
चाणक्य मति परिगृहित कहा गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ें। अब हम लोग मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत गुप्तचर प्रणाली या गुप्तचरों का प्रशासन जो था उस पर चर्चा करते हैं। तो प्रशासन में जनप्रतिनिधित्व वाली संस्थाओं का अभाव था, क्योंकि मौर्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी अत्यंत केंद्रीकृत थी। तो इनके अभाव में, जनप्रतिनिधित्व वाली संस्थाओं के अभाव में, मंत्रियों, अधिकारियों तथा आम जनता की भावनाओं और विदेशी शासकों की गुप्त गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने हेतु मौर्यों ने एक सुसंगठित गुप्तचर प्रणाली की स्थापना की थी। गुप्तचर जो थे वह स्वतंत्र रूप से या फिर संगठित होकर योगी, कृषक, रसोइया, नाई आदि के रूप में साम्राज्य भर में फैले हुए थे और इसकी सूचना केंद्रीय अधिकारियों को और अंततः राजा को प्राप्त होता था इनके माध्यम से। अब हम लोग आर्थिक और राजस्व प्रशासन पर चर्चा करते हैं। तो अर्थशास्त्र में राजकीय आय के 7 स्रोत बताए गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें नगर, ग्रामीण क्षेत्र, सड़क एवं यातायात, चारागाह, बागान, वन तथा खान, ये राजकीय आय के स्रोत अर्थशास्त्र में बताए गए हैं, जिनकी संख्या 7 है। अर्थशास्त्र में नगरों में लगाए जाने वाले 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। करों में बिक्री कर, आयात निर्यात कर, शराब कर, भू राजस्व कर आदि प्रमुख कर शामिल थे। आगे देखें। भू राजस्व जो था वह आय का प्रमुख स्रोत था। राज्य की अपनी कृषि भूमि होती थी। इसकी चर्चा मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था से संबंधित अपने अध्ययन सामग्री में मैंने किया है, जिसका देखरेख एक पृथक विभाग करता था। शीताध्यक्ष जो था इस विभाग का प्रधान अधिकारी था। इसके अतिरिक्त राज्य स्वयं भी विभिन्न व्यावसायिक एवं व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करता था। जुआरियों, वेश्याओं एवं छोटे छोटे व्यवसायियों से भी कर वसूलने की बात अर्थशास्त्र से पता चलता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि आपातकाल में आय की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त कर लगाने, धातु की मूर्तियों एवं बर्तनों को सिक्कों में परिवर्तित करने जैसे उपायों का भी जिक्र मिलता है। जैसे पतंजलि का जो महाभाष्य है, इसमें दैव मूर्तियों को बेच करके मौर्यों द्वारा धन इकट्ठा करने की बात पता चलती है, जो कि आपात परिस्थिति है। इसकी चर्चा भी मैंने मौर्य इतिहास के जानकारी के स्रोत से संबंधित जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने किया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य करों की वसूली एवं राजस्व प्रणाली के नियमन हेतु विस्तृत अधिकारी तंत्र का उल्लेख भी अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने भी नगरीय प्रशासन के अंतर्गत कर वसूलने वाली, बाजार का प्रबंध करने वाली, व्यापार व्यवस्था करने वाली उप समितियों का जिक्र किया है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करते हैं। अब हम लोग नगर प्रशासन से संबंधित तथ्यों पर विचार करेंगे। तो मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन का संचालन 30 सदस्यों वाली एक परिषद के माध्यम से बताया है, जो 5-5 सदस्यों वाली 6 उप समितियों में विभाजित थी। ये समितियां जो थी क्रमशः विभिन्न उद्योगों, विदेशियों, जननांकीय आंकड़ों, व्यापार वाणिज्य, कर प्रशासन, विक्रय योग्य वस्तुओं का निरीक्षण एवं इसका प्रबंधन आदि से संबंधित कार्यों का संचालन करती थी। तो 30 सदस्यों वाली एक परिषद, 6 उप समितियों जिसमें 5-5 सदस्य होते थे, उनके माध्यम से इन विभिन्न कार्यों का संचालन नगर प्रशासन के अंतर्गत किया जाता था। अर्थशास्त्र में भी नगर प्रशासन का उल्लेख है, लेकिन इसमें किसी समितियों का जिक्र नहीं मिलता है। फिर भी अर्थशास्त्र से नगर प्रशासन से जुड़े
विभिन्न अधिकारियों की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे पन्याध्यक्ष वस्तुओं का प्रबंधकर्ता, पौतवाध्यक्ष माप तौल का निरीक्षक, मुर्दशुमारी जननांकीय आंकड़ा रखने वाला अधिकारी था, नागरक नगर प्रशासन का अध्यक्ष। तो इस तरह से अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन से जुड़े विभिन्न अधिकारियों का विवरण प्राप्त होता है। आगे बढ़ें। इसके अतिरिक्त नगर प्रशासन से जुड़े विभिन्न गतिविधियों का उल्लेख भी अर्थशास्त्र करता है, जैसे कारीगरों की देखभाल, जनता की सुरक्षा, स्वच्छता का प्रबंध, मिलावट की रोकथाम, सरायों की व्यवस्था, आग जैसी विपत्तियों से सुरक्षा की व्यवस्था। ये कुछ प्रमुख कार्य होते थे नगरों में, जिसका विवरण अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। नगर अधिकारियों द्वारा गलत कार्य किए जाने पर इनके लिए दंड का प्रावधान भी अर्थशास्त्र करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नगर प्रशासन जो था मौर्यों का, वह विस्तृत एवं सुनियोजित था। तो अगर मौर्यों के नगर प्रशासन से संबंधित शॉर्ट नोट्स परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करके आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। अब प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो मेगास्थनीज एवं कौटिल्य दोनों ने ही इस संदर्भ में जानकारियां दी है और अशोक के अभिलेखों से भी इसकी पुष्टि होती है। सिंचाई साधनों के विकास में राज्य की अभिरुचि थी। इसके लिए तालाब, पोखर, कुओं आदि के निर्माण राज्य द्वारा करवाया जाता था। रुद्रदामन का जो अभिलेख है, उसमें चंद्रगुप्त द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इसकी चर्चा भी मौर्य इतिहास के जानकारी के स्रोत से संबंधित वीडियो में मैंने विस्तृत रूप से किया है, जो आपके लिए काफी उपयोगी है। राज्य जो था वह निजी प्रयत्नों द्वारा भी सिंचाई सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन देता था। सार्वजनिक कल्याण के अंतर्गत भी राज्य द्वारा कई कार्य करवाए जाते थे। अशोक के अभिलेखों से पशु चिकित्सा का भी उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्य द्वारा जनता की मदद भी की जाती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार बेसहारा बूढ़ी औरतों को राज्य सहायता भी प्रदान करता था। ऐसा माना जा सकता है कि राज्य अपनी आमदनी का एक हिस्सा जन कल्याण पर खर्च करता था। अशोक के काल में निश्चित रूप से इसमें वृद्धि हुई होगी, क्योंकि इसका कारण यह था कि जन कल्याण में अशोक की रुचि एवं प्रजा के प्रति उसका पितातुल्य रवैया, अर्थात अशोक अपने आप को समूची प्रजा का पिता बतलाता है अपने अभिलेख में। आगे बढ़ें। अब हम लोग मौर्यों की न्याय एवं दंड व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने तथा राजस्व की भली भांति वसूली की आवश्यकता हेतु इस काल में एक सुसंगठित न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। मामलों की सुनवाई हेतु प्रशासन के विभिन्न स्तर पर न्यायालयों की स्थापना की गई थी। जो न्यायालय मौर्य साम्राज्य में थे, वे दो प्रकार के न्यायालय होते थे। पहला धर्मस्थीय और दूसरा कंटक शोधन। तो धर्मस्थीय संभवतः दीवानी न्यायालय था और कंटक शोधन जो था संभवतः यह फौजदारी न्यायालय था। ग्राम स्तर पर मामलों का निपटारा पंचायत सदृश संगठन द्वारा किए जाने के प्रमाण हैं। साथ ही असंतुष्ट होने की स्थिति में ऊपरी अदालतों में अपील का अधिकार भी जनता को प्राप्त था। आगे देखें। जो अपराध इस काल में जो अर्थशास्त्र में बताए गए हैं कि जो इस काल के जो प्रमुख अपराध थे जो अक्सर हुआ करते थे, उसके अंतर्गत विवाह एवं तलाक के कानूनों का उल्लंघन, हत्या, मिलावट, गलत नाप तौल आदि का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है कि इस प्रकार के अपराध इस काल में हुआ करते थे। विभिन्न अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था भी अर्थशास्त्र में की गई है, लेकिन दंड व्यवस्था में वर्ण भेद मौजूद था तथा इसका झुकाव उच्च वर्णों के पक्ष में था। दंडों के अंतर्गत अंगभंग, मृत्युदंड, आर्थिक दंड,
आदि इस काल में दिए जाते थे। इसी प्रकार कानून के स्रोत के रूप में अर्थशास्त्र में 4 स्रोत बताए गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप ध्यान से देख लें। प्रथम व्यवहार अर्थात समकालीन विधि संहिताएं। दूसरा राजशासन अर्थात राजकीय आदेश। तीसरा चरित्र अर्थात रीति रिवाज। और चौथा धर्म। तो अर्थशास्त्र में कानून के स्रोत के रूप में 4 स्रोत बताए गए हैं: व्यवहार, राजशासन, चरित्र और धर्म। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि मेगास्थनीज ने उल्लेख किया है कि अपराध प्रायः कम हुआ करते थे। अशोक के अभिलेख तथा मेगास्थनीज के विवरण से राजा के न्यायप्रिय होने तथा न्याय के लिए सदा प्रस्तुत होने की जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखें। अब मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय और क्षेत्रीय प्रशासन पर भी हम एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों, यद्यपि मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत थी, जिसमें सारे अधिकार राजा में निहित थे, परंतु प्रशासन के सफल संचालन हेतु प्रांतीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी। अशोक के अभिलेखों में 4 प्रांतों का उल्लेख मिलता है: तोसली पूर्व, उज्जैन पश्चिम में, स्वर्णगिरी दक्षिण में तथा तक्षशिला उत्तर में। तो अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित ये 4 प्रांत हैं। प्रांतीय प्रशासन का जो प्रधान होता था वह कुमार होता था या राजघराने का कोई व्यक्ति होता था। इसके सहायतार्थ एक मंत्री परिषद एवं महामात्र संज्ञक अधिकारियों का एक वर्ग भी होता था। मंत्री परिषद का राजा से सीधा संबंध होता था, अर्थात प्रांतीय जो शासक हुआ करते थे और उनके सहायतार्थ जो मंत्री परिषद हुआ करती थी, तो मंत्री परिषद का संबंध सीधे राजा से होता था, क्योंकि राजाज्ञाएं जो हैं वह कुमार के साथ साथ मंत्री परिषद के नाम से भी जारी होती थी। इसका कारण था कि मंत्री परिषद कुमार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखकर अपकेंद्रीय प्रवृत्तियों को रोकती थी, अर्थात साम्राज्य से अलग होने की अगर कोई चेष्टा करता था प्रांतीय शासक, तो मंत्री परिषद उसको रोकने का काम भी करती थी, क्योंकि राजा से इस मंत्री परिषद का सीधा संबंध होता था। आगे बढ़ें। मौर्य साम्राज्य में कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जिनका प्रशासन स्थानीय आबादी से चुने गए लोगों अर्थात गवर्नर चलाते थे। जैसे सौराष्ट्र का गवर्नर तुपास्य था। इसके अतिरिक्त अन्य अर्ध स्वतंत्र इकाइयों की सत्ता भी सूचित होती है, जिससे राज्य सिर्फ कर वसूलने का संबंध रखता था, अर्थात उनमें उनके आंतरिक प्रशासन में राज्य दखल नहीं देता था और केवल कर वसूलता था। अशोक के अभिलेखों से महामात्रों एवं अन्य अधिकारियों के प्रांतीय दौरे पर जाने का उल्लेख मिलता है, जिसका उद्देश्य सीमाओं की देखभाल, अपकेंद्रीय प्रवृत्तियों का दमन एवं न्यायिक कार्य करना आदि थे। जहां तक क्षेत्रीय प्रशासन की बात है, इसका प्रशासन नागरिक स्तर पर किया जाता था। इस संगठन में कई गांव शामिल होते थे, परंतु प्रत्येक गांव की अपनी अलग अलग प्रशासनिक इकाई होती थी। ऐसा माना जा सकता है कि ऐसे क्षेत्रों से केंद्र का संपर्क सिर्फ राजस्व वसूली तक ही सीमित होता था। आगे बढ़ते हैं। इस संदर्भ में अर्थशास्त्र में जनपद का अधिकारी प्रदेष्टा को बताया गया है। अन्य अधिकारियों में राज्यकों एवं युक्तों का उल्लेख मिलता है। प्रदेष्टा का कार्य भूमि सर्वेक्षण, लगान का निर्धारण, दौरा एवं निरीक्षण, कानून व्यवस्था, राजस्व संग्रह आदि से संबंधित थे। चौथे स्तंभ अभिलेख में अशोक राज्यकों को स्वतंत्र रूप से जन कल्याण करने का निर्देश देता है। प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण तथ्य है। युक्त जो होते थे, जो अधिकारी कर्मचारी थे निम्न वर्ग के,
इनका कार्य संभवतः कागजों की देखभाल करना था। अब हम लोग ग्रामीण प्रशासन पर एक नजर डालें तो ग्रामीण स्तर पर प्रशासन के संदर्भ में अभिलेखों से कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, परंतु अर्थशास्त्र से पता चलता है कि ग्रामों का अधिकारी ग्रामिक होता था। इसके प्रशासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी होती थी। गोप एवं स्थानिक नामक अधिकारियों को ग्राम एवं जनपद के प्रशासन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला बताया गया है। तो गोप और स्थानिक जो ये अधिकारी थे, ये ग्राम एवं जनपद के प्रशासन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। इन विभिन्न केंद्रीय अधिकारियों का कार्य गांव की सीमा का निर्धारण करना, जमीन के विभिन्न प्रकार के उपयोगों का हिसाब करना आदि कार्य इनके द्वारा किए जाते थे। आगे बढ़े। अब दोस्तों, मौर्य प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखें जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में केंद्रीय शासन के अंतर्गत 18 प्रमुख विभागों या पदों का विवरण दिया है जिन्हें तीर्थ कहा गया है। और ये तीर्थ या विभाग जो थे, एक महामात्य या महामात्र जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उस विभाग का, उसके नियंत्रण में होते थे। तो जो ये 18 तीर्थ थे, इन्हें हम देखते हैं। मंत्री राजा का प्रधानमंत्री था और प्रमुख सलाहकार था। पुरोहित राजा या राज्य के धार्मिक कार्यों का प्रमुख था। अर्थशास्त्र में मंत्री और पुरोहित इन दोनों की गणना एक साथ की गई है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अधिकारी था या पद था, वह समाहर्ता का पद था। यह राजकीय आय का केंद्रीय संग्राहक था। सन्निधाता राजकीय कोष का प्रधान अधिकारी या संग्राहक था। सेनापति युद्ध या सैन्य विभाग का महामात्य या महामात्र था। छठा जो तीर्थ था, युवराज को भी एक तीर्थ के रूप में स्थान दिया गया है। इसकी गणना की गई है। युवराज राजा का पुत्र होता था। प्रदेष्टा, यह कंटक शोधन न्यायालय जो फौजदारी न्यायालय था, उसका प्रधान न्यायाधीश था। व्यवहारिक, यह धर्मस्थीय न्यायालय अर्थात जो दीवानी न्यायालय था, उसका प्रधान न्यायाधीश था। नायक, युद्ध क्षेत्र में सैन्य संचालन का कार्य करता था नायक। कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का नियंत्रक या अध्यक्ष था यह कर्मांतिक। मंत्री परिषदाध्यक्ष, यह मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। यह भी एक तीर्थ के रूप में इसका उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में, विभाग के रूप में। दंडपाल सैन्य साजो सामान का प्रबंध करता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का प्रमुख था यह। दुर्गपाल साम्राज्य के जो आंतरिक दुर्ग थे उनका प्रमुख था। नागरक नगरों या पुरों का शासक था या उसका प्रमुख था। प्रशासता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाले विभाग का प्रमुख था यह। 17वां आंतरवसिक, राजा की निजी अंगरक्षक सेना का प्रधान था आंतरवसिक। दौवारिक, राजप्रसाद का प्रधान अधिकारी था दौवारिक। और आटविक, यह आटविक सेना अर्थात जनजातीय सेना का प्रमुख अधिकारी या विभाग था। तो ये 18 प्रमुख तीर्थ थे। चूंकि इसकी यहाँ इनकी संख्या 19 इसलिए है कि अर्थशास्त्र में मंत्री और पुरोहित की गणना एक साथ की गई है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र से 26 प्रकार के अध्यक्षों का भी उल्लेख प्राप्त होता है जो विभिन्न तीर्थों अर्थात विभागों के महामात्र अर्थात सर्वोच्च अधिकारी के नियंत्रणाधीन विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे। जो कुछ प्रमुख अध्यक्ष हैं उन्हें देखते हैं। समाहर्ता अर्थात राजकीय आय का जो केंद्रीय संग्राहक था उसके अधीन जो अध्यक्ष कार्यरत थे, उसके अंतर्गत शुल्काध्यक्ष,
व्यापारिक करों का संग्रह करता था। पौतवाध्यक्ष माप तौल का नियंत्रक था। मानाध्यक्ष देश अर्थात दूरी एवं काल के विभिन्न साधनों का नियंत्रण करता बताया गया है मानाध्यक्ष को। सूत्राध्यक्ष सूत कताई एवं बुनाई से संबंधित अधिकारी था। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि अथवा विभाग का जो प्रधान अधिकारी था। सुराध्यक्ष शराब निर्माण उसकी बिक्री का प्रबंध करता था। सूनाध्यक्ष बूचड़खानों का प्रधान अधिकारी था। गणिकाध्यक्ष राजकीय सेवाओं में रखी जाने वाली वेश्याओं का प्रबंध करता था। विविताध्यक्ष गोचर भूमि अर्थात चारागाहों का प्रबंध करता था। नवाध्यक्ष जल मार्गों का प्रबंध करता था। पन्याध्यक्ष राजकीय कारखानों के उत्पादों का प्रबंध करता था। पन्याध्यक्ष स्वदेशी एवं विदेशी व्यापार का प्रबंध करता भी यह था। लक्षणाध्यक्ष राजकीय मुद्रा पद्धति का संचालक था। आकाराध्यक्ष राजकीय खानों एवं इससे निकलने वाले धातुओं का प्रबंध करता था। आकाराध्यक्ष। आगे देखें। सौवर्णिक राजकीय टकसाल का प्रबंध करता था। सौवर्णिक। देवताध्यक्ष मंदिरों एवं धार्मिक स्थानों का प्रबंध करता था। इसके अतिरिक्त गुप्तचरों के वर्ग भी अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है अर्थशास्त्र में। तो कापटिक छात्रों के भेष में रहकर के जो गुप्तचर का काम करते थे उन्हें कापटिक कहा गया है। उदास्थित परिव्राजकों या सन्यासियों के वेश में रह करके गुप्तचर का काम करने वाले जो लोग थे उन्हें उदास्थित कहा गया है। गृहपतिक कृषकों के वेश में रह करके गुप्तचर का काम करने वाले गृहपतिक कहलाते थे। वैदेहक व्यापारियों के वेश में रहने वाले गुप्तचर वैदेहक थे। तापस अर्थात तपस्वी के भेष में रहने वाले गुप्तचर थे। तो दोस्तों, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करके आप प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।